बोथ वर बॉर्डर स्टेट्स। तो दोनों में वो फैला करके उधर से भी हिंदुओं को भगाया, कश्मीर से भी और पंजाब से। खालिस्तान बनाने की मकसद ये था कि पंजाब की एथनिक क्लींजिंग की जाए, जैसे कश्मीर में हो रही थी। फिर मैंने किताबें पढ़नी शुरू की इसके बारे में, 100-150 मे भी मिला, लेकिन आप हैरान हो जाओगे कि उस सारी पोथियों में मुझे 1 या 2 किताबों में हिंदुओं का जिक्र है कि पंजाब में हिंदुओं के साथ भी कुछ हुआ। 2-3 ओल्ड लेडीज मेरा हाथ पकड़ के सिर्फ इसलिए रोई कि 30 साल बाद हमको कोई पूछने आया। 30 ईयर्स। शाम को अपनी दुकान पे बैठे थे, AK-47 पूरी उनकी बॉडी में खाली की, जस्ट बिकॉज वो हिंदू लोग। पंजाब की सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि आप जब भी पंजाब टेररिज्म की बात करते हो, आप 84 दिल्ली दंगों की बात करते हो, क्योंकि वो पंजाबी थे। हाँ। बट जो पंजाब में हुआ उसकी बात नहीं करते हो। आप दोनों चीजों को मिला के कंफ्यूज कर। एक ही दिन में 24 और 26 साल का बेटा एक ही टाइम पे मारा और एक ही चिता पे जलाया। आपने ये किताब लिखी रंजू जी, रेड कार्ड। इस पे आपने बहुत ज्यादा रिसर्च किया है। आपने हिंदू परिवारों में जाके उनकी परिस्थिति को जाना, आपने उनसे बातें की और आपने उनकी उस समय जो 90s का दौर था, मेरे ख्याल से आपने 80 तो आपने उनका हर एक पहलू जाना और इस किताब में आपने वैसा का वैसा उतार दिया। मैं आपसे पहला ये जानना चाहता हूँ, आपने किताब क्यों लिखी और आपको कहाँ लगा कि इसकी जरूरत है, मतलब इसको लिखने की जरूरत है? जब ना पंजाब में जब टेररिज्म था तो उसका एक दौर तो था कि जब हम स्टूडेंट्स थे, When I was a student, तो लेकिन क्योंकि मैं हिमाचल में थी तो वहाँ इतना ज्यादा उसका इफेक्ट नहीं था। ये कब की बात है? 80s की बात है, 84, 85, 86। तो फिर उसके बाद मैंने PU में मास्टर्स किया, थोड़ा थोड़ा वो खबरें पढ़ते रहते थे क्योंकि जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स थे। फिर ड्यूरिंग मेरी जो नौकरी थी ट्रिब्यून में, मेरी पोस्टिंग हुई जालंधर। तो मैं आई यूज्ड टू ट्रेवल, क्योंकि मैंने जब भी जर्नलिज्म में मैंने ट्रेवल बहुत किया, तो वहाँ कुछ लोगों से सुनने को मिलता था। फिर मैंने इस विषय पे किताबें पढ़नी शुरू की कि पंजाब में व्हाट वाज द टेररिज्म इन पंजाब और क्यों था, उसके रीजंस क्या थे। तो मैंने जब किताबें पढ़नी शुरू की, वहाँ लोगों से मिलना शुरू किया, तो पता लगा कि वो एक एथनिक क्लींजिंग था, कि उनका वो जो के खालिस्तान का जो प्लान था उसमें ये था कि जो नॉन सिख्स हैं, पर्टिकुलरली हिंदूज, उनको निकाल दो या मार दो, डरा भगा के स्टेट से निकालो एंड यू डिक्लेयर योर ओन सॉवरेन स्टेट और व्हाटएवर, जो उनका प्लान था। वो उस वक्त वो एक K2 प्लान था जो ISI का था, कश्मीर एंड खालिस्तान। अच्छा, दिस वाज द प्लान ऑफ द ISI। जो कश्मीर में हमने ये देखा जब टेररिज्म का दौर था, इसको हम इससे जोड़ सकते हैं खालिस्तान से? उसी सेम पीरियड है, ऑलमोस्ट द सेम पीरियड है। वो जो बाद में जब इंटेलिजेंस वालों के मैंने डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखे तो उसमें वो K2 प्लान की बात करते हैं। ISI का K2 प्लान था कश्मीर एंड खालिस्तान, बोथ वर बॉर्डर स्टेट्स। तो दोनों में वो फैला करके उधर से भी हिंदुओं को भगाया, कश्मीर से भी और पंजाब से। वहाँ पर जो कश्मीर में उन्होंने किया वो टेररिज्म का एक रूप था, और यहाँ ये खालिस्तान का रूप, वो भी टेररिस्ट ही थे। तो ये जो they were both backed by ISI। अच्छा, वो ISI आज भी they were supported by ISI। मे भी उसके पीछे कोई और अमेरिकन या कुछ एजेंसीज हो सकती हैं, लेकिन हमारे पास उसका कोई कंक्रीट प्रूफ नहीं है। लेकिन इंटेलिजेंस वाले मानते हैं कि इट वाज अ K2 प्लान, जिसमें हो सकता है CIA का, जैसे बब्बर खालसा जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, वो ISI बैक, वो सारे बैक थे, ISI बैक थे। जो खालिस्तानी जो मूवमेंट चला, ये मांग सिर्फ पंजाब को खालिस्तान बनाने की थी, या इसमें खुल के ये भी था कि हम हिंदुओं का भी विरोध करें? खालिस्तान बनाने की मकसद ये था कि पंजाब की एथनिक क्लींजिंग की जाए, जैसे कश्मीर में हो रही थी। अच्छा। और पंजाब में जो खालिस्तानी एक्टिविस्ट थे, उन्होंने हिंदुओं के अलावा किसी को नहीं छेड़ा। उस टाइम भी तो जो पंजाब में कन्वर्जन थी वो बढ़ रही थी, जो क्रिश्चियन कन्वर्जन थी पंजाब में वो तो बढ़ना शुरू हो गया था। उस तरफ तो ध्यान ही नहीं गया किसी का, वो तो अब आपके नोटिस में आ रहा है। फिर मैंने किताबें पढ़नी शुरू की इसके बारे में, और मैंने बहुत सी किताबें पढ़ी, एंड 100-150 मे भी मोर। लेकिन आप हैरान हो जाओगे कि उस सारी पोथियों में
मुझे 1 या 2 किताबों में हिंदुओं का जिक्र है कि पंजाब में हिंदुओं के साथ भी कुछ हुआ। अच्छा, इसलिए आपने ये हाँ, डिसाइड या किया तो कोई भिंडरावाले के बारे में लिख रहा था, या उसकी गलतियां बता रहा था, या उसको ग्लोरीफाई कर रहा था, या फिर क्यों हुआ, क्योंकि उनको डिप्राइव किया गया था, पर उनको हिंदुओं की मेन स्ट्रीम बात में नहीं रहा। किसी भी किताब में, किसी भी चर्चा में हिंदुओं की मुझे कोई बात नहीं दिखी। कितने कमीशंस बने, आई थिंक 9 कमीशंस बने, इवन ह्यूमन राइट्स कमीशन। अच्छा, ह्यूमन राइट्स कमीशन ने आई थिंक 20 में पहली केस जो है वो एंटरटेन किया है, शायद अभी तक उस पर सुनवाई नहीं हुई है। और एक ह्यूमन राइट्स वॉच करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका एक मैंने रिपोर्ट पढ़ा था, उसमें लिखा था कि करीब करीब 200 लोग रोज मारे जा रहे थे। अगर वो 10 साल का डाटा, अगर उनकी बात सही मानी जाए, तो वो अगर डाटा लिया जाए, तो फिर मेरे पास एक सरकारी डॉक्यूमेंट है जिसमें 35,000 कुछ लोग सरकार एक्सेप्ट कर रही है कि इतने मारे गए, लेकिन जो रोज खेतों में डेड बॉडीज मिलती थी, है ना, जो अननोन मारे गए, उनका डाटा तो है ही नहीं। उस टाइम पंजाब सरकार इन चीजों को कैसे ले रही थी? पंजाब में तो लंबे समय तक फिर राष्ट्रपति राज लागू कर दिया गया था, उसको एक्सटेंशन देते रहे। सेंटर में कांग्रेस बैठी थी, उनको अकालियों के विरुद्ध एक स्ट्रॉन्ग मोर्चा चाहिए था। ब्लू स्टार क्यों हुआ? जब 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 सेंट्रल गवर्नमेंट को पता लगा कि अभी आदमी हमारे हाथ से बाहर है। हालांकि जब उसको निरंकारी बाबा के कत्ल के उसमें अरेस्ट किया, तो वो अरेस्ट भी अपनी शर्तों पे हुआ। अच्छा, अपनी शर्तें थी कि मुझे अमृतधारी पुलिस वाले गिरफ्तार करेंगे, मेरे कोई वो नहीं, लेकिन फिर भी उसके साथ जो बंदे हैं उन्होंने गोलाबारी की, 11 लोग मारे गए थे। और सरकार ने ये चीज मानी थी? मानी। उसके बाद वो अरेस्ट हुआ। उस वक्त के होम मिनिस्टर ज्ञानी जैल सिंह, उन्होंने पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दिया कि इसके खिलाफ हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। पार्लियामेंट में स्टेटमेंट था कि हमारे पास एविडेंस नहीं। अगर इतना बड़ा लीडर बोल रहा है तो फिर उसके बाद वो अमृतसर आ गया, गोल्डन टेम्पल पे किस तरह से कब्जा किया, एवरीबॉडी नोज इट। आपने किताब के लिए आपने गांव-गांव जाके लोगों से मिला, तो मैं कुछ स्टोरीज जानना चाहता हूँ जो आपको होता है ना कि आपके आंसू भी आ जाते हैं सुन के इस तरह की स्टोरी। ऐसी बहुत सारी स्टोरीज। मैं इधर खेमकरण की तरफ एक विलेज में गई, आप मानोगे नहीं, 2-3 ओल्ड लेडीज मेरा हाथ पकड़ के सिर्फ इसलिए रोई कि 30 साल बाद हमको कोई पूछने आया। 30 years, now it's more than 30 years। वो लोग कई सालों उन्होंने अपने घर की लाइटें नहीं चलाई। वो रात को आना, उन्होंने कहीं भी बैठ जाएंगे, रोटी बनाओ, एक कोई सानू दे दो, ये सानू दे दो। ब्रदर्स फादर्स को बांध के देयर डॉटर्स वर रेप्ड। फिर मैं यहाँ, अब तो वो लोग यहाँ चंडीगढ़ के पास ही सेटल्ड हैं। अमृतसर में मैं मिलके आई थी एक साहब से, वो 8 साल के थे, वो स्कूल में पढ़ते थे 8वीं क्लास में, और उनके फादर उसी में टीचर थे स्कूल में। मुझे बताते हैं कि पहले यहाँ पे एक होम्योपैथी की दुकान होती थी, हम स्कूल की जो हाफ रिसेस होते हैं भाग के जाते थे क्योंकि मीठी गोलियाँ मिलती थी, तो हम झूठे ही बीमार होके, उनको भी पता था मीठी गोलियाँ लेने आए, और जैसे ही कहते एक बार हम दवाई लेके निकले उनकी दुकान से, पीछे से 2 लोग आए और हमको पता है कि बस दुकान से खून बाहर आ रहा था, और हम डर के मारे भाग गए, 8 साल के बच्चे। फिर एक दिन स्कूल में 3-4 लोग आए, यहाँ हिंदू कौन पढ़ा रहा है, हिंदू कौन पढ़ा रहा है, हिंदू कौन पढ़ा रहा है, और कहते हम तो क्लासेस में थे। बाद में लगा कि सारे टीचर्स इकट्ठे हैं। जब मैं आया तो मेरे फादर को मार के चले गए। वो मंजर उस बंदे को कभी भूला होगा? वो तो कैसे भूल सकता है उसको? वो आज भी, वो अब इतने बड़े हो गए, आज भी वो मुझे वो सुनाते हुए ना उसका गला रुंध गया आज भी। तो क्या किसी भी सरकार ने उनका कुछ नहीं पूछा? हुआ ये कि 84 में पंजाब में दंगे हुए, सॉरी दिल्ली में दंगे हुए 84 में, तो वो भी गलत था। हम उसको जस्टिफाई नहीं करते हैं कि वो गलत हुए, वो सही हुए, वो भी गलत था, न्याय उनके साथ भी नहीं हुआ, लेकिन उनका ये था कि उनके पास पलायन करके आने को पंजाब था। तो वो लोग पंजाब आए, बहुत सारे लोग पंजाब आए, उनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट किया। जो नानावती कमीशन पे कंपनसेशन मिला, पार्लियामेंट में अप्रूव हुआ, वो उन्हीं लोगों को मिला जो दिल्ली दंगों के शिकार थे। वो मिलना भी चाहिए, लेकिन उसी के जो हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस थी, मैं उन लोगों से मिलके आए थे जो आज भी लड़ रहे हैं कि उसी पैटर्न पे हमको भी दो। क्या उन लोगों ने आवाज नहीं उठाई? उठाई, पर सुनी नहीं किसी ने, कोई पॉलिटिकल बैक नहीं मिला उनको, सुनी नहीं। अभी भी वो लोग लड़ रहे हैं कि उस पैटर्न पे हमको दे दो। 86 में अमरिंदर सिंह, 86
अमरिंदर सिंह ने एक अपना यहाँ विधानसभा में पास किया था 786 करोड़ का पैकेज इन लोगों के लिए, और वो भेज दिया सेंटर में। सेंटर में वो लटकता रहा। अब जो लोग एक्टिविस्ट हैं, मैं अमृतसर में उनसे मिल के आई, मैं मोगा में भी मिल के आई अभी रिसेंटली, और वो जब अब इस सरकार से मांगने गए कि वो हमारी फाइल है, हमको वो पैकेज दो हिंदुओं को, तो वो उनको वहां बताया गया कि 2013 में वो फाइल बंद हो गई और उस पे ये लिखा है कि कंपनसेशन दे दिया। अच्छा, ये इतना बड़ा स्कैम, इतना बड़ा स्कैम है कि वो फाइल बंद हो चुकी है। इसका मतलब उसका जो उन्होंने जो पैसा उठाया उसको भी उन्होंने यूज पक्का किया होगा। पता नहीं उठाया है नहीं उठाया, अगर उन्होंने सरकारी डॉक्यूमेंट्स में ये दिखाया है तो इसका मतलब हाँ, उन्होंने रिसिप्ट जो भी होता है पैसा उठाया उसका। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ हमारे जो देख रहे हैं उनके लिए भी, दर्शकों के लिए, ये रेड कार्ड आपने जो नाम दिया किताब का, ये रेड कार्ड है क्या? और इसके अलावा आप अभी बता रहे हो और भी कार्ड्स हैं, तो पहले आप ये बताइए कि ये क्या है? ये एक रेड कार्ड था जो पंजाब में टेररिस्ट विक्टिम फैमिलीज को दिए जाने थे, रेड कार्ड। उसके आधार पे उनको जो टेररिस्ट विक्टिम फैमिलीज को जो बेनिफिट्स दिए जाने थे वो मिल रहे थे। उसमें हुआ क्या कि उस टाइम के ऑर्डर्स की मैं आपको कॉपीज दिखाती हूँ। एक ऑर्डर आया कि जो सरकारी कर्मचारी माना जा रहा है, क्योंकि उसके पास अपनी ग्रेच्युटी वगैरह, उसको रेड कार्ड नहीं दिया जाएगा। ये अभी पिछले अप्रैल में हाई कोर्ट का ऑर्डर आया कि उनको भी रेड कार्ड दो, मतलब कितने साल बाद। अच्छा। वो लोग तो बचे नहीं। अगर कोई जेंट्स थे, उनकी वाइफ अब तो होंगी नहीं, होंगी भी तो बहुत, उनके लिए कोई बेनिफिट नहीं इसका। उनके बच्चे अब खुद सेटल हो चुके हैं, सो व्हाट विल दे डू विद इट। फिर इसमें था रेड कार्ड जो था वो, और जो पंजाब से आए 84 के जो विक्टिम्स आए, उनसे तो मांगा गया कि किस गुरुद्वारे में, किस सराय में ठहरे, उसका सर्टिफिकेट लिया। अच्छा। और जो हिंदू थे उनसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे गए जो वो नहीं दे पाए। मैं घनौली में एक फैमिली से मिलके आई थी, रोपड़ के पास। उनके फादर आयुर्वेद के डॉक्टर थे, और ऐसा ही एक केस बस्सी में था, वो मिस्टर पुरी थे, मैं उनसे भी मिल के आई थी। उनके फादर आईपीएच में थे, और ये जो मैं रोपड़ में मिल के आई वो आयुर्वेदिक डॉक्टर थे। शाम को अपनी दुकान पे बैठे थे, AK-47 पूरी उनकी बॉडी में खाली की थी, जस्ट बिकॉज वो हिंदू डॉक्टर थे। और वो उनका बेटा आज भी रो पड़ता है कि कोई डेड बॉडी नहीं आसपास उठाने आया कि मार देंगे। इतनी फिर ये पूरी साहब से मिलके आई। उनके फादर टीचर थे स्कूल में, और मैक्सिमम टीचर्स की इलेक्शन ड्यूटीज लगती थी, तो वो इलेक्शन चाहते नहीं थे, और टीचर्स बहुत मारे गए उन दिनों। आप अगर पूरा निकालो तो उनके फादर को मारा था, उनकी मदर की अभी पीछे डेथ हुई 93 ईयर्स में। वो सारी जिंदगी रेड कार्ड के लिए बेचारी धक्के खाती रही। उनकी कंपनसेशन कितनी थी? लाख रुपया, वो भी किस्तों में मिली उनको। 1 लाख रुपए उनको कंपनसेशन किस्तों में मिली अब तक? ग्रेच्युटी, अच्छा, कंपनसेशन नहीं, ग्रेच्युटी। अच्छा, वो भी किस्तों में? हाँ, वो भी किस्त। और ऐसे बहुत से लोग हैं जो सरकारी कर्मचारी थे, उनकी फैमिलीज को किस्तों में ग्रेच्युटी दी। और जो 84 से आए, पंजाब से, दिल्ली से आए, उनको नानावती योग का भी मिला, मतलब सेंटर सपोर्ट मिला। उनको स्टेट गवर्नमेंट ने भी कंपनसेट किया। और जो पंजाब में टेररिस्ट विक्टिम्स के लिए जो बेनिफिट्स थे वो भी मैक्सिमम उनको मिले। अच्छा। प्लॉट्स थे या फ्लैट्स थे या और रिजर्वेशंस थी। लेकिन उसके बाद किसी ने नहीं देखा कि वो लेके वापस चले गए दिल्ली, तो 2-3 दिन में शांत हो गया। हुआ वो भी गलत है, जस्टिस उनके साथ भी नहीं हुआ। उनको जो मिला, हम उसका भी विरोध नहीं करते, लेकिन वो उनको भी तो मिले, मतलब वो सेम प्लेटफॉर्म पे तो हो ना। बिल्कुल। वो नहीं था। हिंदुओं से डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे थे, ये डॉक्यूमेंट लाओ, ये डॉक्यूमेंट लाओ, जबकि अगर पुलिस का FIR है, इट शुड हैव बीन अ डॉक्यूमेंट। बिल्कुल। अब अबोहर में 40 लोग मारे थे इकट्ठे, तो वो जो पुलिस FIR था, क्या वो काफी नहीं था? मुझे लगता है वो काफी होता है। लालड़ू में याद होगा, बसों 2 बसें से निकाल के मारे थे, तो वो जो FIR था वो काफी नहीं था। मैं पीछे कुछ लोगों से मिलके आई थी जहाँ वो बस का कांड हुआ था, उसके आसपास ही घर हैं जिन्होंने वो डेड बॉडीज उठाई थी। आप आज भी उन लोगों से पूछो वो क्या मंजर था, क्या वो, मतलब व्हाट वाज दैट। आज भी ना उनके जो उस टाइम के लोग जिंदा, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि वो जो हमने आप मिले उनसे? देखा।
तो आप जो आप अगली सोच उसमें रहे मैं हो, उसमें लाऊंगी तो उसमें। ये रेड कार्ड के अलावा और किस तरह के कार्ड वो एक तो रेड कार्ड था कि जो विक्टिम्स को दिया जाना, एक इसमें बीच में आया वाइट कार्ड। व्हाइट कार्ड? वाइट कार्ड में कि आपको कोई घर मिलना है या आपको कोई फाइनेंशियल एड मिलनी है, वो भी बहुत कम लोगों को मिला। नॉर्मली जो दिल्ली से आए थे उनको मिले, अच्छा। जो दिल्ली दंगों के शिकार थे। पंजाब की सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि आप जब भी पंजाब टेररिज्म की बात करते हो, आप 84 दिल्ली दंगों की बात करते हो क्योंकि वो पंजाबीज थे। हाँ, बट जो पंजाब में हुआ उसकी बात उसकी बात नहीं करते हो, आप दोनों चीजों को मिला के कंफ्यूज करते हो, या ये नैरेटिव सेट कर दिया गया है, मुझे नहीं पता, हो सकता है ये नैरेटिव सेट कर दिया गया है। बिल्कुल ये समझने वाली बात है कि अगर सिख दंगों की बात हो रही है या तो वो पंजाब की बात नहीं है ना, वो तो दिल्ली की बात है। बिल्कुल वहां उसके रीजंस अलग थे, हालांकि बैकग्राउंड में ब्लू स्टार था, लेकिन उसके वहां रीजंस अलग थे। पंजाब में जो 10-12 साल लोगों ने भुगता, इनोसेंट लोगों ने भुगता, उसकी बात ही नहीं होती। उसकी बात करते हो तो आप दिल्ली दंगों की बात शुरू कर देते हो। अब पार्लियामेंट में भी आप हरसिमरत कौर बादल और भी किसी सिख लीडर्स की जब आप स्पीचेस सुनते हो, तो आपको कभी पंजाब में इनोसेंट लोगों के साथ क्या हुआ आपको नहीं सुनेगा। सिर्फ दिल्ली दंगों की बात होगी, उनको इंसाफ नहीं मिला, उनको इंसाफ, हम भी मानते हैं उनको इंसाफ नहीं मिला, लेकिन दिल्ली में जो रिहैबिलिटेशन कैंप्स हिंदुओं के लिए बनाए गए थे, जो पंजाब से प्लान करके आ रहे थे, अच्छा। उसकी आपने कभी बात सुनी? उनका क्या स्टेटस हाँ, किसी ने नहीं सुना ना। इन्होंने कोई 7-8 वहाँ कैंप बना दिए थे, इसका मतलब गवर्नमेंट को पता था प्लान हो रहा है, लेकिन जो पंजाब से प्लान कर रहे थे उन लोगों को नहीं पता था कि उनके लिए वहाँ कैंप्स हैं। अच्छा। पीरागढ़ी में अगर आप जाओगे तो अभी भी लोग मिलेंगे आपको, बुढ़े बुजुर्ग हैं बेचारे, अभी भी मिल जाएंगे कि वो कैसे रातों रात भागे अपनी बहू बेटियों को बचा के, अपने 10-10 कमरों के घर बचा छोड़ के वो वहाँ झुग्गियों में रहे। मैं जैसे आपको सुन रहा हूँ, मुझे हाँ। बिल्कुल वो कश्मीर का जो सीन बिल्कुल। हमने फिल्म में भी देखा था, और वो लग रहा है कि एकदम बिल्कुल वैसा ही हुआ होगा। बिल्कुल, ये वर्स्ट है क्योंकि ये बहुत लेकिन लंबे टाइम कश्मीर चला की है। अल्टीमेटली बात हुई, लोगों ने जाना जाना। पहचाना समझा, लेकिन आवाज उठ रही है उनकी अभी भी, लेकिन मुझे- इनकी नहीं उठी। तो पंजाब में मुझे लगता है पंजाब एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे मैक्सिमम जितनी प्रॉब्लम्स हमारे इंडिया में उतनी वहां भी है, लाइक टेररिज्म, ड्रग्स और ये खालिस्तान मूवमेंट सब है, सेपरेटिस्ट मूवमेंट है। आए दिन हम ये देखते हैं कि वहाँ पे पाकिस्तान की तरफ से ड्रग्स आ रहे हैं, ड्रोन्स आ रहे ड्रोन्स आ रहे हैं, हैं, हर दिन आप न्यूज़पेपर में और देखोगे। बॉर्डर स्टेट है बिल्कुल, है ना। गवर्नमेंट को पहले तो पता ही नहीं था कि प्लान शुरू हो गया। ये तो कुछ 30-40 लोग जो उठ के करनाल गए ना, वहाँ पुलिस वालों ने रोका उस 84 में, तो उन लोगों ने बताया कि हम छोड़ के आ रहे हैं, हमारे लिए खतरा है। अब जो दिल्ली कैंप्स में जा रहे थे उनको शायद 2-2 हज़ार रुपये महीने के मिलते थे, अब तो वो भी बंद हो गए, लेकिन पता नहीं था किसी को। यहाँ एक पुलिस वाले रिटायर्ड है, मैं उनसे मिली, तो उनकी फैमिली कहाँ, उनका ये गुरदासपुर के पास विलेज है, वहां से उठ के ट्रक में सामान भर के करनाल मकान ढूंढ रहे थे। मतलब ऐसे हालात थे। हिमाचल बॉर्डर पे बहुत से लोग हैं, वहाँ नूरपुर वगैरह मिलके, एक मिले मुझे कि उनका इतना बड़ा घर, इतनी जमीन, और लिख के चले गए कि सुबह खाली नहीं करोगे तो मार दिए जाओगे। बिल्कुल कश्मीर जैसा ही वहाँ पे। वो बेचारे रातों रात निकले, नूरपुर में आके एक मंदिर में रहे, फिर ढाबों के बर्तन धो धो के उन्होंने गुजारा किया। अच्छा, जब मंदिर आपने बताया तो मैं मंदिर पे बात करना चाहूंगा। आपकी किताब में भी मेंशन है कि हिंदुओं को मारने के अलावा बहुत से मंदिरों पे भी अराउंड 300 जो दुर्गाना वालों के पास, दुर्गाना मंदिर वालों के पास डेटा है, वो कहते हैं कि 300 से ज्यादा मंदिर तोड़े गए। अब वो उसकी रेस्टोरेशन का शुरू कर रहे हैं, वो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं कहाँ कहाँ मंदिर तोड़े गए। आपको वो हिमाचल में लिख के चले जा रहे हैं कि जगह खाली करो, खालिस्तान की लैंड है। वो मूवमेंट एक चल तो रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब उसको वो पब्लिक सपोर्ट मिल पाएगा जो पहले था। अच्छा। क्योंकि नाउ पीपल हैव रियलाइज्ड बिल्कुल कि ये हमारा फ्यूचर नहीं, पंजाब के लोग हैव रियलाइज्ड कि ये हमारा फ्यूचर नहीं है। बिल्कुल उस पथभ्रष्ट लोग अभी भी हैं। आप देखोगे जब घल्लूगारा होता है 6 जून को, जब ब्लू स्टार हुआ था, आप दूर मत जाइए, मोहाली चले जाइए, आपको ग्रुप्स लड़के और लोग मिलेंगे जिनकी गाड़ियों पे, जिनकी मोटरसाइकिल्स पे वो भिंडरावाले के झंडे मिलेंगे, मोबाइल पे वॉलपेपर। हाँ, वॉलपेपर्स है, टी-शर्ट्स हैं, वो
मूवमेंट खत्म नहीं हुआ है, लेकिन उसको वो एक सपोर्ट नहीं मिल रहा, ये हो रहा है पंजाब। आप ये कहना चाहते हो कि आज अगर खालिस्तान मूवमेंट बढ़ता है तो उस लेवल पर नहीं बढ़ेगा जो पहले था। पब्लिक सपोर्ट नहीं, पहले थी पब्लिक सपोर्ट। उसी वजह से इतनी हत्याएं हो पाई और हिंदुओं का पलायन हुआ, या सिख भी मारे गए थे। सिख भी मारे गए, तो इनोसेंट सिख्स भी मारे गए हैं, उसमें हम नहीं कहते कि सिर्फ हिंदू मारे गए। अभी जैसे कि अब ये जो चीज है खालिस्तान मूवमेंट है, ये वर्ल्ड वाइड हो चुका है। आप देख सकते हो कनाडा के अंदर वहाँ के प्रधानमंत्री जो वो सपोर्ट करते हैं, सरकार उनकी सपोर्ट से चल रही है। वो सीधा सीधा कहते हैं कि निज्जर की हत्या जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने की, जबकि क्लियर कहा। अब इतने सारे दो पंजाब में वो 2-3 की अभी रिसेंटली हत्या हुई है, तो वो वहाँ भी क्या इंडियन गवर्नमेंट गई है। बिल्कुल इनकी आपसी वॉर है, सुपरमेसी की अपनी आपस की मतलब वॉर कुछ लोग कहते हैं कि इसके पीछे कॉन्स्पिरेसी ये लगाई जा रही है कि इंडियन गवर्नमेंट है, लेकिन रियलिटी ये कि आईएसआई जो है वो इनको बैक करती थी, और जब उनको लगता है कि ये हमारे काम के नहीं उसको है, खत्म कर दो, वो खत्म कर देते कुछ ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि इनकी आपस में अब राइवलरी है विद इन जो ये ग्रुप्स हैं, इनकी आपस में भी राइवलरी बहुत है। हम देखते हैं कुछ सेलिब्रिटीज है वो इस चीज को खुल के बात करते हैं, कुछ है जो इनडायरेक्टली खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं, ये हम सोशल मीडिया पे देख सकते हैं। अब तो बहुत से जो पंजाबी सिंगर्स हैं, जैजी बी ने तो इसकी फेवर में गाना गाया, जैजी बी का हाँ उसका था, और भी 3-4 सिंगर जो कनाडा में बैठे। मैक्सिमम पंजाबी सिंगर कनाडा क्यों चले जाते हैं? अब एक इतने व्यूज इनके सिंगिंग को आ रहे हैं, इतना सब, तो अगर उस पे अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जांच करे तो मुझे लगता है बहुत कुछ सामने आएगा। अब हरभजन सिंह हमारा क्रिकेटर है, अब तो शायद उसने बाद में माफी भी मांगी। 2-3 साल पहले इसने ट्वीट किया था कल्लूकारा पे प्रणाम शहीदान, और भिंडरावाले की फोटो लगाई थी इसने। बिल्कुल मुझे लगता है शायद वो फोटो की वजह से आपने इसको संसद में भेजा। हालांकि जब कंट्रोवर्सी हुई थी इसने माफी भी मांगी है, लेकिन माफी मांगना बाद में आया ना, एक बार ही तो आपका वो बाहर निकल गया ना। लेकिन पंजाब में प्रॉब्लम ये आती है कि सिक्स माइनॉरिटी में नहीं है, लेकिन है तो वो माइनॉरिटी, बिल्कुल माइनॉरिटी है, पर पंजाब में नहीं है। पंजाब में सिख माइनॉरिटी, जैसे नॉर्थ ईस्ट में क्रिश्चियन माइनॉरिटी नहीं है, लेकिन हम उसको माइनॉरिटी मानते हैं, बिल्कुल, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटी है, जबकि होना ये चाहिए कि माइनॉरिटी शुड बी स्टेट सब्जेक्ट। वो शायद सुप्रीम कोर्ट में केस भी चल रहा है इसके ऊपर। तो सिक्स पंजाब में माइनॉरिटी है, जबकि वो मेजॉरिटी कम्युनिटी है। तो होता क्या है कि जो माइनॉरिटी को बेनिफिट मिलने हैं वो भी उनको मिलना है, जो टेररिस्ट विक्टिम्स को मिलने हैं, क्योंकि ज्यादातर सर्टिफाइड वो लोग हुए, वो भी उनको मिलता है। माइनॉरिटी बेनिफिट भी उनको, टेररिस्ट विक्टिम बेनिफिट्स भी उनको। उनको जो बेनिफिट दिया जा रहा है हम उसका विरोध नहीं कर रहे, वो मिलना चाहिए क्योंकि वो विक्टिम्स हैं, लेकिन बाकियों को भी तो मिले। बिल्कुल बिल्कुल, उसी पैटर्न एक ही तराजू में सबको नहीं, एक ही तराजू में सबको क्यों नहीं तोड़ रहे हो ना। अब पीपल वांट टू कम आउट, आपको टाइम लगे ना तो आप गोल्डन टेम्पल के पास एक कृष्णा महल है बैक साइड, वहां लोगों से मिलके आइए, वो बताएंगे कि रात को किस तरह की अनाउंसमेंट्स वो सुनते थे, किस तरह की आवाजें आती थी। अच्छा। मैं 50,000 मारांगा, मैं 50 मारांगा, मैं इतने मारूंगा, और वो रात को फिर वो लोग लाइटें नहीं जलाते थे, तो गोलियां चलाते हुए वहां से निकलते थे उनके घरों के बाहर से। विटनेस है वो लोग। मुझे लगता है कि इसमें अभी जो सबसे ज्यादा काम कर सकते हैं, जैसे आप एक जर्नलिस्ट हैं और आप सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल काम सिख ही कर सकते हैं। बिल्कुल, आगे बढ़ के उनको सपोर्ट करना, क्योंकि उनको सब कुछ पता है, क्या गोलियों की आवाज उन्होंने नहीं सुनी, सब सुनी, उनको भी वो पड़ोसी होंगे, इनोसेंट उनके भी मारे, बिल्कुल, जिसने भी आवाज उठाई उनके लोग भी मारे। मैं आपकी किताब में देखा कि उस समय एक करेंसी भी चलाई गई थी खालिस्तान का, मैं उसके बारे में थोड़ा। जगजीत सिंह चौहान जो था वो तो 70s में चला गया था, भाग गया था यहाँ से, लेकिन वहां पे जाकर के जब उसने अनाउंस किया खालिस्तान का 80s, बिगिनिंग ऑफ द 80s में, उसने झंडा बनाया खालिस्तान का, करेंसी, पासपोर्ट, पासपोर्ट भी बनाया उसने, खालिस्तान का पासपोर्ट तक बना। लेकिन वो फिर बाद में किस प्लान के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको लाई, एक्सट्रेडिशन नहीं था, वो फिर यहाँ के वो मर गया, अभी रिसेंटली 2-3 साल पहले ही मरा है। वो करेंसी मतलब क्या कि हम अपना खालिस्तान बनाएंगे, तो हाँ सिखों में सर्कुलेट हो रही थी वो, और इस पे गवर्नमेंट का कुछ एक्शन बाद में हुआ? कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो वैलिड नहीं थी। उनका तो था कि जब हम खालिस्तान अनाउंस कर देंगे तो हमारा सब कुछ प्रिपेयर होगा। अच्छा,
पूरा एडमिनिस्ट्रेशन पूरा एडमिनिस्ट्रेशन हमारा प्रिपेयर होगा, उनका सब कुछ प्रिपेयर था, कौन प्राइम मिनिस्टर होगा, कौन ये होगा, वो पूरा उनकी तो लिस्टिंग पूरी थी। अभी देखो, पता नहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इतना लेट एक्शन क्यों लिया। जब मिस्टर अटवाल को मारा था, जो डीआईजी थे, गोल्डन टेम्पल के अंदर से गोली चली थी ना, 2 घंटे उनकी डेड बॉडी गोल्डन टेम्पल के बाहर पड़ी थी, किसी की हिम्मत नहीं थी उठाने की। फिर उस वक्त के चीफ मिनिस्टर ने भिंडरावाले से परमिशन दी कि हम उठा लें डेड बॉडी, तो ये तो 2 घंटे बाद उसकी उनकी डेड बॉडी उठाई। देखिए पूरा गवर्नमेंट सपोर्ट मतलब इस तरह की बातों से पूरा सपोर्ट गवर्नमेंट का, जो कांग्रेस गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट था। मेरी बुक में एक फोटो है, वो मुझे एक रिटायर्ड पुलिस एसपी थे तब अमृतसर के, उन्होंने दी थी कि भिंडरावाले बोल रहे हैं और उनके पैरों में ज्ञानी जैल सिंह, स्वर्ण सिंह और एक वो बैठे हैं, वो फोटो मैंने भी देखा था। वो बैठे हैं, उनके पैरों में बैठे हैं, सुनते हैं। एक जगह वो मैंने कुलदीप नैयर की बुक में मैंने शायद उसका रेफरेंस भी दिया है कि दिल्ली में जब भिंडरावाला मिलने गया है राजीव गांधी से, तो ये एड्रेस्ड हिम एज अ संत जी। संत भिंडरावाला कहाँ से बना था, वो जनरल सेक्रेटरी थे राजीव गांधी कांग्रेस के, ही एड्रेस्ड हिम एज अ संत जी। तब से वो संत भिंडरावाले हो गए। बिल्कुल, इसके पीछे बहुत से लोग भी बहुत सारे थे, क्योंकि अकालीस को खत्म करना था पंजाब में। अकालीस और वेरी पार्ट, क्योंकि एसजेपीसी का उनके पास वो था, गुरुद्वारों की सपोर्ट थी, तो अकालीस को खत्म कैसे करते, तो एक उनको वो खड़ा करना था बड़ा पार्ट। अगर आप दूसरा वॉल्यूम लिखते हैं तो उसमें आप कौन सी चीजें जो आपको कर लगता है कि जो अनकवर्ड है उनको कवर करना चाहिए? एक तो सबसे पहले कि कितनी गवर्नमेंट की स्कीम्स आई एंड व्हाट हैपेंड टू दोस स्कीम्स। हर साल हर 6 महीने बाद एक नई स्कीम, अब हम ये कर रहे हैं, हुआ कुछ नहीं। सो मैं उसके मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं वो, क्योंकि इन्होंने खुद पंजाब गवर्नमेंट ने एक रूल बुक निकाली थी, और वो रूल बुक कुछ साल पहले तक तो आपको मिल जाती थी नेट पे। अब वो बुक कहीं नहीं है, इन्होंने गायब कर दिया। अच्छा, ऑफिशियल वेबसाइट? हाँ, ऑफिशियल वेबसाइट से भी आपको किसी ऑफिस में कहीं नहीं मिलेगी वो आपको रूल बुक, वो गायब ही कर दी। लेकिन जिनका मैंने नाम लिया, मिस्टर अस्ती, उनके पास है, मैं उनसे फोटोकॉपी लाई थी। एक जो मोगा में मैं जिन लॉयर से मिलके पास आई थी, एक कॉपी उनके पास है। वो आपको रूल बुक कहीं नहीं मिलेगी। उस रूल बुक में कितनी स्कीम्स हैं, कितने रूल्स हैं, ये पूरा उसी का वो है, लेकिन वो लागू क्यों नहीं हुई? Why they were not implemented? आज के सीनियर के हिसाब से तो हो जाना चाहिए था, क्योंकि आज ये मूवमेंट इतना बड़ा नहीं है और लोग भी ज्यादा अवेयर हो चुके हैं। अब 40 इयर्स हो गए, जिन बच्चों ने अपने पेरेंट्स को, अपने फादर्स को या सामने मरते हुए देखा है, वो अब सेटल हो चुके हैं, अब तो उनके बच्चे भी बड़े हो गए हैं, तो वो भी इस चीज को वो उनके लिए वो कहते हैं कि अब हम दोबारा से खतरे में क्यों आए, ठीक है, हम क्यों तो खतरा मोल लें। मैं बटाला में एक फैमिली से मिल के आई थी, मिस्टर JL शर्मा। जब मैं उनसे मिलने गई थी तो 93 इयर्स के थे, अभी रिसेंटली डेथ हो गई है उनकी, और उनकी वाइफ थी 91 इयर्स की। 91 मैं उनसे मिलके, मेरे पास शायद मैंने अपनी बुक में उनकी फोटो भी लगाई है। और उनके 2 बच्चे थे और एक उनका दामाद, एक बेटा उनका 24 साल का, एक 26 साल का। किसी पड़ोसी की बेटी की जिस गांव में शादी हुई थी, वहां से जगराते से बस में वापस आ रहे थे, 5-6 लोग थे आसपास घरों के। नू एक एरिया आता है, वहां रोकी बस रात को, उन्होंने 4-5 लोग थे, बाहर निकलो, हिंदू सारे बाहर आ जाओ। सो दे ऑल केम आउट, लाइन लगा दी उन्होंने, 6-7 जितने भी थे। तो इनके एक बेटे ने क्या किया, इस नीचे खेत थे, तो जो उनका दामाद था उसको खेत में धक्का दे दिया, नीचे जो लोग रहे उन्होंने उसको घास में दबा दिया, ये दिखे ना। एक ही दिन में 24 और 26 साल का बेटा एक ही टाइम पे मारा और एक ही चिता पे जलाया। मैं वैसे तो ये काफी ज्यादा ब्रॉड वो है सब्जेक्ट, बहुत हुआ है, पर मैं एक चीज लास्ट में ये जानना चाहूंगा, आज का जो पंजाब में सिनेरियो चल रहा है उसके हिसाब से आपको क्या लगता है कि आप जो जस्टिस चाहते हैं, मतलब आपको लगता है कि इस तरह का जस्टिस मिलना चाहिए हिंदुओं को, तो क्या वो पॉसिबल और क्या हो सकता है, ये भी आप बता दीजिए। किसी भी पॉलिटिशियन से जब आप बात करते हो ना कि जी सरकारी डॉक्यूमेंट 35,000 कुछ लोगों का है मरने का, लेकिन ज्यादा है, तो उनको छीनने को तैयार नहीं, कि इतने बड़ा नंबर कौन देगा इनको? जब आपने नानावती आयोग में दिया है तो इनको क्यों नहीं दे रहा? एक और मैं फैमिली से मिलके आई थी, उनकी तो एक ही बंदा बचा, उनके 3, एक डॉक्टर थे उनके ब्रदर,
ऐसे 2-3 थे, तो उनको सबको बारी बारी से मार दिया था। वो कहते हैं जी साड़ी तो हाथ जोड़ के बेनती है, कुछ ना दो, एक श्रद्धांजलि दे दो। उनते कहता एक श्रद्धांजलि दे दो, सम्मान पूर्वक श्रद्धांजलि दे दो, कहता वो कुछ ना दो। सो ये हालात, आइडियोलॉजी मरी नहीं है। आपको याद होगा कि ब्लू स्टार के बाद एक ब्लैक थंडर हुआ था ऑपरेशन, उसकी रेकी अजीत डोभाल ने की थी, जो आईबी चीफ थे सारे। उसमें अंदर से लेडीज निकली थी, जो मैं उनमें से 1-2 से मिली भी हूँ। किन हालात में थी वो? Nobody talks about that. Nobody wants to talk about that. क्या आपसे मतलब आपने इतने इंटरव्यूज वगैरह दिए हैं, आपकी बात सुन के अभी तक कहीं आपको कुछ लगा है कि कुछ चेंजेस आए? चेंजेस ये या है कि आ लोग सकते हैं थोड़ा इसके बाहर आने लगे। जैसे कि मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैंने आपसे इतनी बातें सुनी, तो मुझे भी ये नई बातें लगी, और मैं पंजाब से नहीं हूँ इसलिए मुझे थोड़ा और वो जानने को मिला। तो आपको क्या लगता है कि ये जब चीजें सामने खुल के और आएगी तो क्या सरकार इसमें इंटरेस्ट लेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट? मुझे लगता है क्योंकि जब मेरी बुक आ गई रेड कार्ड, थोड़ी लोगों के हाथों में भी पहुंची, तो उसके बाद अब लोग खुद मेरे पास आ रहे हैं कि हमारे पास ये डॉक्यूमेंट है, हमारे पास ये है, उससे आप रिस्पांसिबिलिटी आगे लेके जा सकते हैं। हाँ, अब वो लोग बाहर आने लग गए। मुझे ऐसे लगता है, पहले भी आते ही थे बाहर, लेकिन अब मेरे को भी लोग बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो समवेयर कुछ हिलचुल जरूर है, लेकिन अभी उस लेवल पे नहीं है कि सरकार जाए। उस लेवल पे नहीं है कि सरकार जाए। इस पॉडकास्ट के बाद में जो सब जब सुने तो बिल्कुल, हालांकि मैं भी पंजाब से नहीं हूँ, लेकिन एक ह्यूमन होने का दर्द है। जब मैं उन लोगों से मिली हूँ तो दर्द होता है, क्योंकि आपने वो डाटा, प्राइमरी डाटा कह सकते हैं, वो कलेक्ट किया, तो उससे पहले कोई डाटा ही नहीं था। बड़ा इमोशनल होता है। तो मैम, मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि आपने इतना काम किया और ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव मुद्दा है, तो आपको कभी कोई थ्रेट्स आया, या आपको कभी ऐसा लगा कि यार मुझे थोड़ा रुक जाना चाहिए, कुछ आपको मतलब डर लगा? डर भी नहीं लगा, थ्रेट एज सच तो कोई नहीं। सोशल मीडिया पे गालियाँ वालियाँ जरूर पड़ जाती हैं, बट ऐसे एज सच कोई थ्रेट परसेप्शन मुझे तो कभी फील भी नहीं हुआ। जब उस दौर में 30 साल मैंने जर्नलिज्म भी किया, और मुझे कभी ऐसा कोई बहुत सीरियस कोई थ्रेट परसेप्शन हो, अब शोर मचाने के लिए तो कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन ऐसे कोई सीरियस, वैसे कि जिसको बहुत सीरियसली लिया जाए, ऐसा कुछ थ्रेट परसेप्शन मैंने नहीं फील किया। हाँ, मुझे जब मैं जलंधर में SJPC की एक्स चीफ थी, उनकी डॉटर मरी थी, तो वो स्टोरीज की थी हमने, उस पर उन्होंने 18 साल केस भी भुगता है, तो उस वक्त थोड़ा बहुत फील ज़रूर होता था कि आसपास कुछ हो रहा है। तो उस वक्त जो वहाँ पुलिस ऑफिसर्स थे, उन्होंने भी मुझे कहा कि आप सिक्योरिटी ले लो, तो मैंने रिफ्यूज़ कर दिया कि मुझे तो एज ए डायरेक्टर तो कभी भी नहीं कुछ फील हुआ, ऐसे कुछ सीरियस तो कभी नहीं हुआ। तो आप उस टाइम पे हिंदू परिवारों में गए क्या? आप कुछ सिख परिवारों में गए? सिख परिवारों से भी मिली, सिख विडोज से मिली हूँ, जो सिख मारे गए थे उनकी विडोज से मिली हूँ। या किसी खालिस्तानी के घर भी जाना हुआ आपका? मैं जब जलंधर में पोस्टेड थी तो कुछ थे एक्स लोग, मेरी उनसे दोस्ती थी, आज भी बहुत दोस्ती है उन लोगों से। कुछ उनमें से ब्लू स्टार के ड्यूरिंग गोल्डन टेम्पल में ही थे, वहाँ से पकड़े गए थे, मेरी आज भी उनसे दोस्ती है। लेकिन दोस्ती और आइडियोलॉजी में शायद फ़र्क होता है। हाँ, मुझे अच्छा लगता है जब मैं ये बताती हूँ कि जब मेरी जलंधर में पोस्टिंग थी तो ड्यूरिंग कल्लू कारा 6 जून को जो होता है, आई थिंक आई वाज द फर्स्ट जर्नलिस्ट जिसने भिंडरावाले की फैमिली को ढूंढा और उनसे बात की, उनका इंटरव्यू कैरी किया। लेकिन क्योंकि वो उनका बड़ा मेरे से कॉन्फिडेंस था कि आप हमारा एड्रेस भी नहीं बताओगे किसी को, और ये नहीं बताओगे कि हम कहाँ रहते हैं। तो उस वक्त जब मैं उनसे मिली थी, 2000 से पहले की बात है, तो उनकी वाइफ भी मुझे मिली थी, तब उनके बेटे के साथ ही रह रही थी वो जगह। मतलब वो कैसे बात करते थे? वाइफ ने बात नहीं की, वो चुपचाप बैठी रही, वो कुछ नहीं बोले, वो बस अपनी माला थी और चुपचाप बैठी थी, बड़ी धार्मिक सी वो लग रही थी। लेकिन उनके बेटे से ज़रूर बात हुई थी। तो उस वक्त उनके बेटे, उनके अपने बच्चे बहुत छोटे छोटे थे, वो जलंधर की किसी अच्छे स्कूल में पढ़ रहे थे। तो उन्होंने मुझे कहा था कि हम अपने नाम के आगे भिंडरावाले नहीं लगाते, क्योंकि थ्रेट तो है ही है, साथ में हमारे बच्चों का भी फ्यूचर है, फिर कोई स्कूल एडमिशन नहीं देगा। तो लेकिन अब मैंने देखा है कि उनके बेटा ओपनली अब तो आ गया है बाहर, मे भी उनके बच्चे, अब उनके अपने बच्चे बड़े हो गए, सेटल हो गए, नाउ ही इज़ आउट। लेकिन उस वक्त उन्होंने मुझे खुद कहा था कि हम भिंडरावाले भी नहीं लगाते अपने नाम के आगे,
क्योंकि हमारी एक सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है, एक हमारे बच्चों का फ्यूचर का। लाइक काफी नॉर्मल फैमिली काफी था। नॉर्मल की तरह, वो बता नहीं, मतलब आसपास भी शायद वहाँ लोगों को नहीं पता था मोती नगर में कि ये बिल्डर वाले। तो हम इसको एंड करते हैं यहीं पे। आई होप कि आप जब नेक्स्ट वॉल्यूम लिखोगे उसमें और चीजें आएगी, हम और आपसे बातें करेंगे और लोग और जानेंगे। थैंक यू सो Thank मच you so फॉर much. गिविंग योर Thank you. टाइम फॉर दिस।